कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे और आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप बहुत ही शानदार कर रहे होंगे और तैयारी शानदार चल रही होगी, ऐसे में उम्मीद करता हूं। और आपके जो 12 मार्च को हिंदी का पेपर होगा उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन की। कक्षा 10 की हिंदी के आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि आपके जो पेपर जो होगा उसमें आपके जो 80 में से 80 नंबर आप प्राप्त कर सके। इस प्रकार की तैयारी आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको अपने ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर आप जो टेस्ट भी दे सकते हैं। आप कक्षा 10 की हिंदी का मैंने 50 प्रश्नों का एक टेस्ट दे रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद में आप वो टेस्ट भी दे देना और अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। और आपकी ये जो वन लाइनर किताब है ये आपके हिंदी के अलावा आपके सभी विषय की, आपके जितने भी पेपर बाकी हैं उन सभी के वन लाइनर, आपके सामाजिक के, विज्ञान के, गणित के, इन सभी की जो वन लाइनर बुक आपके जो ऐप के अंदर कक्षा 10 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें उपलब्ध है। तो आप इसको जो मात्र 49 रुपये में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट है जो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपकी जो शेखावटी मिशन 100 की पीडीएफ है वो सारी आपके फ्री मिलेगी, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। तो मात्र 49 रुपीज़ में आप ये जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपकी जो मुश्किल से हम 20 पेज की पीडीएफ को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा आपकी जो ग्रामर का जो पोर्शन है उसके जो 4-5 पेज ग्रामर के हैं, तो 20 + 5 मान लो, यानी कि 25 पेज की पीडीएफ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस पीडीएफ में से आपको क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हिंदी की आपके सामने जो एक पीडीएफ है जिसमें आपकी जो वन लाइनर आपको सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षितिज की, जिसमें आपकी किताब एक क्षितिज और जिसमें आपके पद्य खंड है, जिसमें आपके 6 पार्ट पद्य खंड के और 6 पार्ट आपके गद्य खंड के। ठीक है, तो पद्य और गद्य दोनों के देख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो पार्ट है उसका नाम है आपके सूर के पद। पहले पार्ट का नाम क्या है? सूर के पद। और सूर के पद के जो कवि हैं उनके नाम क्या है? सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी। देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। सूर के पद पाठ के कवि का नाम क्या है? तो सूरदास जी। और ये जो कौन से काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं। बात कर लेते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, तो इनके जो कवि हैं ये तुलसीदास जी हैं। और रामचरितमानस का जो बाल कांड है, ये रामचरितमानस का जो बाल कांड है ये बाल कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। और इसकी जो भाषा है वो कैसी है? अवधी भाषा है। इसकी भाषा अवधी है। और ये तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया था मानस था, उसके जो बाल कांड से इसको परशुराम लक्ष्मण संवाद को लिया गया है। ये भी भक्ति काल के कवि है। तो तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों ही भक्ति के हैं। आपने देखा होगा कि ये भी भक्ति करते थे कृष्ण जी की, और ये जो तुलसीदास जी वो भी राम जी की भक्ति करते थे। तो दोनों भक्ति काल से संबंधित हैं। आप ऐसे याद कर लेना कि सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों ही जो भगवान की भक्ति करते थे। फिर आपके तीसरा पार्ट है आत्मकथा। इसको आत्मकथा नहीं आत्मकथ्य कहेंगे। आत्मकथ्य क्या है ये? आत्मकथ्य ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। और जयशंकर प्रसाद जी और आपके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये दोनों ही छायावाद के कवि हैं। कौन है ये? छायावाद के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो कामायनी, आप सभी को पता ही होगा। क्या नाम है इसका? कामायनी। आगे और चर्चा करेंगे। और उत्साह और दूसरी कविता आपके अट नहीं रही। ये जो दोनों कविता हैं वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित हैं। इसके लेखक है ये, कवि हैं ये, और ये छायावाद के कवि है। बात कर लेते हैं ये दंतुरित मुस्कान और फसल कविता की। तो दंतुरित मुस्कान और फसल जो कविता है ये नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई थी, और ये प्रगतिवाद के कवि हैं। बात कर लेते हैं संगतकार की। तो संगतकार के जो कवि है वो कौन है? मंगलेश डबराल है। मंगलेश डबराल को आधुनिक युग का कवि कहा जाता है। तो ये 6 कवि है। और अब अपन एक एक पार्ट से इसको यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है क्षितिज खंड में आपके बाग 2 है एक क्षितिज की, और इसमें आपके पद्य खंड का जो पहला पार्ट है वो सूरदास के पद है। तो सूर के पद में जो पहला पार्ट है, हो सकता है आपके सूरदास का जो जीवन परिचय वो भी पूछा जा सके। तो जीवन परिचय भी हम देखने वाले हैं। कवि परिचय और लेखक परिचय भी इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो पहला आपका है सूरदास जी का जो जन्म है 1478 में होता है। और सूरदास जी की जन्म की जो मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है वो दिल्ली के पास सी में माना जाता है। सूरदास जी के गुरु का नाम पूछे तो इनके जो गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। और अष्टछाप जो मंडली थी इनकी कवियों की, उसमें सूरदास जी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। प्रश्न देखो ये 2022, 23 और 24 में आया हुआ है कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो आपके वल्लभाचार्य का नाम। और वल्लभाचार्य के शिष्य का नाम पूछे तो जो प्रसिद्ध शिष्य थे उनके वो सूरदास जी थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सूरदास जी जो थे वो अष्टछाप की कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच में जो गौ घाट है वहाँ पर रहा करते थे, और श्रीनाथ जी के मंदिर में वो भजन कीर्तन किया करते थे। इनका निधन की बात करें तो 1583 में पारसोल में इनका निधन होता है।
आपके प्रश्न आ जाए कि सूरदास जी के कितने ग्रंथ हैं, तो भाई सूरदास जी के 3 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ सूरदास जी के? 3 ग्रंथ हैं, और तीनों ग्रंथों का नाम आपको याद रखना है। एक तो सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और सुर सारावली है। और तीनों ही जो ग्रंथ है वो आपकी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इनकी भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। इन तीनों ही ग्रंथों की जो भाषा कैसी है वो आपकी ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा में ये लिखे गए हैं। सूरदास जी का जो सबसे लोकप्रिय जो ग्रंथ हुआ है वो सूर सागर हुआ है। ठीक है, सूर सागर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। ये भी 2022 में आया था क्वेश्चन। इसके अलावा सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपकी परीक्षा में इसके आने के चांस है कि वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि किसको कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। या फिर सूरदास जी को कैसा कवि कहा जाता है? तो वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। सूरदास जी किसकी भक्ति करते थे? तो ये कृष्ण जी की भक्ति क्या करते थे? अनन्य भक्त थे। और इनकी जो भाषा है वो कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है, हमने ऊपर चर्चा कर ली। और इसके अलावा सूरदास जी के पद लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। इसमें कई सारे लोकगीत आपको देखने को मिलते हैं। सूरदास जी की जो पद है, अभी जो सूर के जो पद हैं, ये भी सूर सागर के जो एक भ्रमर गीत है। ठीक है, सूर ये कहाँ से लिया गया आपका पहला पार्ट? तो पहला पार्ट जो है सूर के पद, वो सूर सागर एक आपकी इसमें सूरदास जी का ग्रंथ है, उसका एक पार्ट है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत से आपके 4 पद वहाँ से लिए गए हैं। इसमें आपके बताया गया कि कृष्ण ने मथुरा जाकर जो कंस का वध किया। ठीक है, कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया था। और कृष्ण ने जो गोपियों को समझाने के लिए उद्धव के द्वारा जो संदेश भेजा गया था, ये क्वेश्चन आने की संभावना है आपके कि कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों को समझाने के लिए संदेश भेजा? तो नाम आपको याद कर लेना है, उद्धव। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके कृष्ण ने योग संदेश, कौन सा संदेश भेजा? तो योग संदेश के माध्यम से गोपियों की वीरा वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश ये पसंद नहीं आया था। और योग संदेश के समय भोरा आ जाने पर भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ है। और गोपियों ने भ्रमर के बहाने जो उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके कि गोपियों ने किसके बहाने जो उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े थे? तो भ्रमर के बहाने यहाँ पे व्यंग्य बाण छोड़े थे। गोपियों का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों को जो योग का संदेश वो किसके समान लगता है? तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। और गोपियों ने उद्धव को कौन सा धर्म ये याद दिलाया? तो राजधर्म याद दिलाया। राजधर्म का मतलब क्या होता है? राजा का धर्म होता है प्रजा का हित करना। राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा का हित करना। फिर आपके नेक्स्ट आपकी लाइन है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि गोपियों ने उद्धव को बड़बागी कहकर व्यंग्य किया है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि गोपियों ने उद्धव को क्या कहा? तो बड़बागी कहा था, और उनके ऊपर क्या किया था? व्यंग्य किया था। यहाँ पर आपके अप्रस का आपके अर्थ पूछे तो क्या हो जाएगा? अछूता हो जाएगा। और पुरीन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। पुरीन पात का मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता। उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है। तो प्रश्न आपके ये भी बन सकता है कि उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है। कमल के पत्ते और जो तेल की लगी गगरी होती है, इसकी विशेषता है कि दोनों के ऊपर पानी का प्रभाव नहीं होता है, दोनों के ऊपर पानी नहीं रुकता है। गोपियों ने कहा कि उद्धव अभी तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबे हैं। श्री कृष्ण ने अनन्य प्रेम के कारण गोपियाँ स्वयं बोली बाली अबला बता रही थी, और स्वयं को बोली बाली और अबला बता रही थी। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपटती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। मन ही माज रही, इसका अर्थ क्या होता है? गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। तो आपकी एक लाइन आ जाए कि मन ही माज रही, इसका मतलब पूछे तो क्या हो जाएगा कि गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। गोपियों को कृष्ण के वापस आने की आशा थी, इसलिए उन्होंने अपने तन मन को व्यथा को सहा था। इसके अलावा अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि गोपियों को विरह की अग्नि योग संदेश सुनकर और बढ़ गई थी। आपसे कोई पूछे कि प्रश्न पूछ ले कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है कि वो प्रजों को अपनी प्रजा को सताया न जाए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपकी दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है? आपके दूसरे चैप्टर का नाम है आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आपके जो रामचरितमानस है उनके बालकांड से लिया गया है, और इसकी भी भाषा आपकी अवधी है। ठीक है, तो इसकी भाषा भी आपको याद रखनी है। फिर आपको इसमें कवि परिचय में पूछ ले कि तुलसीदास जी का कवि परिचय दीजिए। तो इसमें आपकी कवि का नाम आपको बताना है, तुलसीदास जी। इनका जो जन्म है वो 1532 में हुआ था, और ये भक्ति काल के और राम भक्ति शाखा के बहुत ही बड़े कवि हुए। तो
इसके अलावा इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी को गुरु कृपा से जो राम भक्ति का मार्ग मिला था। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना कौन सी? तो रामचरितमानस है। सबसे फेमस रचना इनकी उत्तर भारत में रामचरितमानस है। इसके अलावा आपके इसमें पूछें कि इनकी और कौन कौन सी रचना है, तो इसमें आपको याद रखना है कि तुलसीदास जी की अन्य रचना में कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है और विनय पत्रिका है। ये विनय पत्रिका 2023 में आई थी कि कौन किसकी रचना है ये। रामचरितमानस की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? तो याद रखना, रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। और रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो कैसा है? तो चौपाई है। ये देखो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो कैसा है? चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना जो है गेय पदों में हुई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो तुलसीदास जी की जो रचना है वो प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। ये आपका जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है आपके रामचरितमानस का, जो बाल कांड है वहाँ से लिया गया है। इस बाल कांड में ये कौन सा रस है? तो इस संवाद जो दिया गया है ये वीर रस की प्रधानता है इसमें। ठीक है, जोश आ जाता है दोनों को जो बातों बातों में, तो वीर रस की प्रधानता है। फिर आपके प्रश्न है कि सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण के जो गुरु थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। ठीक है, तो राम लक्ष्मण जी के जो गुरु का नाम विश्वामित्र था वो भी साथ में आए थे। इसके अलावा परशुराम जी अपने गुरु शिव के धनुष के टूटने पर कैसे हो गए? तो वो क्रोधित हो गए थे। इसमें एक शब्द आया था बंजनिहारा। तो बंजनिहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। क्या होता है? तोड़ने वाला। और एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला जो परशुराम जी के लिए कैसा था? किसके समान शत्रु था? तो वो सहस्त्रबाहु के समान शत्रु था। ठीक है, सहस्त्रबाहु के समान वो उनका शत्रु है। लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमने बचपन में से कई धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? तो राम का जो स्वभाव है वो कैसा था? तो शांत और विनम्र था। लेकिन लक्ष्मण जी का जो क्रोध स्वभाव वो कैसा था? क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण ने तर्क दिया कि शिव धनुष से पुराना है और राम के छूते वह टूट गए हैं। ठीक है, तर्क ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी, इसको अच्छे से याद रखना। परशुराम क्षत्रिय कुल के विरोधी है। इन्होंने कई बार इस पृथ्वी के को क्षत्रियों का से जो विहीन कर ब्राह्मणों को दान किया है। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के जो गुरु का नाम है वो नरहरि दास था। इंपॉर्टेंट लाइन आपके, तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास है। और परशुराम के फरसे के नर से, फरसा इनका जो अस्त्र शस्त्र होता है परशुराम जी का, आपने देखा होगा इनकी कुल्हाड़ी जैसा इनके हाथ में, कुल्हाड़ी से बड़ा होता है, इसको फरसा कहते हैं। तो परशुराम जी के फरसे के डर से जो गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसमें एक शब्द आया था कुम्हड़ बतिया। कुम्हड़ बतिया क्या होता है? कुम्हड़ बतिया का मतलब होता है बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति। कुम्हड़े का जो बहुत छोटा जो फल होता है, तो ये निर्बल व्यक्ति के रूप में कहा गया है। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन वो युद्ध भूमि में करते हैं। ये ऐसा 2022 में पूछा गया था। विनय पत्रिका और कवितावली ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके रचना है तुलसीदास जी की। ये किस भाषा में रची गई है? तो ये देखो अलग भाषा है इनकी, ब्रज भाषा। ये दोनों ही अलग है, बाकी सभी आपके इसमें अवधी भाषा में रचित गई। जैसे मानस है, तो मानस भी आपके जो उत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा फेमस है रामचरितमानस, शॉर्ट में इसको मानस कहते हैं। तो ये आपकी अवधी भाषा में, जबकि ये जो कवितावली और विनय पत्रिका है, दोनों ही नाम याद कर लेना, कवितावली और विनय पत्रिका, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको परीक्षा में पूछा गया था 2023 में। रिसाई शब्द का अर्थ पूछे तो मतलब होता है क्रोध करना। रिसाई का मतलब क्या होता है? क्रोध करना। 2024 में आया था ये। और भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान शंकर का धनुष राम ने तोड़ा था। ये 2022 में आया था। फिर आपके अगला जो चैप्टर है वो आत्मकथ्य वाला है, तीसरा चैप्टर आपके, जिसमें आपके क्या कवि का नाम क्या है? तो आत्मकथ्य जो कविता है उसमें कवि का नाम है आपके जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद के प्रवर्तक कवि है, शुरुआती कवि है, ये छायावाद के प्रवर्तक कवि है। और इनकी कविताओं में जो दुख है, आकुलता है, उत्साह है, प्रेम है, आदि भावों का सुंदर ढंग से यह व्यक्त किया है। और प्रकृति का मानवीकरण के साथ में इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग भी किया है। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो वाराणसी में होता है। वाराणसी जिसको प्राचीन समय में काशी कहा करते थे। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना है वो चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी है। सबसे ज़्यादा जो फेमस और इम्पोर्टेंट जो रचना है इनकी वो ये कामायनी है। कामायनी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बारे में जो कई बार प्रश्न आता है कामायनी के बारे में। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कवि है। देखो 2023 में भी आया था, 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था।
तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है ये कामायनी आधुनिक हिंदी की जो श्रेष्ठतम काव्य कृति है। इसके अलावा जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। इन्होंने कई नाटक लिखे हैं। नाटक कौन कौन से? तो नाटक में आप देखेंगे एक तो अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। ये 4 इनके प्रमुख नाटक हैं। इनके अलावा इन्होंने जो प्रेमचंद जी के जो संपादन में एक हंस पत्रिका थी, जो कि बाद में दूसरों ने इनको संपादित किया था, तो ये जो है संपादन है वो इन्होंने किया था। कवि आत्मकथा लिखने के लिए बचना चाहता था कि उसकी आत्मकथा का उपहास न करें, तो लेकिन उसकी जो असहमति से जो कविता निकली उसी को हम आत्मकथ्य कहते हैं। तो कवि कहता है कि हर बोरा फूलों पर मंडराता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है। कवि के अनुसार मुरझा कर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। फिर नेक्स्ट है आपके इसमें कि ये जो निराशा का प्रतीक इसको कहा गया है, तो मुरझा कर जो गिर रही पत्तियां वो निराशा का प्रतीक है। कवि को अपनी आत्मकथा सुनाने में अभी समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि का अभी जीवन में कोई जो उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। आपसे पूछे कि स्मृति पाथे का मतलब क्या है, कवि का क्या मतलब है, तो स्मृति रूपी संबल जो होता है इसका मतलब होगा। कवि के आलिंगन में सुख आते आते रह गया था। प्रवंचना एक शब्द है आपके इसमें। प्रवंचना का मतलब क्या होता है? धोखा देना। प्रवंचना का मतलब क्या होता है? धोखा देना। अगला पाठ है चौथा आपके, जिसका नाम है उत्साह पाठ, जिसमें कविता है उत्साह और आपकी दूसरा है इसमें अट नहीं रही। तो दोनों ही कविता हैं और दोनों ही आपके जो कवि हैं, दोनों ही कविताओं के जो कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक कवि रहे। देखो शुरू के दोनों आपके भक्ति काल के हैं और सेकंड जो तीसरे और चौथे पाठ के जो कवि हैं वो आपके छायावाद के कवि हैं। बात कर लेते हैं इनमें जन्म की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ, कब हुआ था? ये 1899 में, और इनकी जो मृत्यु होती है 1961 में होती है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ये इनकी रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये 4 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं कि निराला की जो साहित्य है वो, जितना भी साहित्य वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो निराला का जो साहित्य है वो, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो साहित्य है वो निराला रचनावली एक किताब है ये पूरी, और ये 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य का प्रकाशन किया गया था। 2024 में आया था क्वेश्चन, कितने खंडों में विभाजित है, तो ये लिखना आपको। फिर बात कर लेते हैं कि उत्साह कविता के माध्यम से किसके बारे में बताया गया है। तो उत्साह कविता में बादलों को संबोधित करते हुए एक गीत लिखा गया जिसको आह्वान गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? एक आह्वान गीत है। बादलों को आपको बताना है, इसमें उत्साह गीत में बादलों के संबोधित किया गया है। और क्या है? ये एक आह्वान गीत है। और निराला जी का जो प्रिय विषय वो कौन सा है? बादल। तो बादल निराला का जो प्रिय विषय है। 2023 में प्रश्न आया था कि उत्साह कविता में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं। तो उत्साह कविता में ललित कल्पना भी है और क्रांति चेतना दोनों है। क्रांति उत्साह से आती है। तो अगला प्रश्न ये कि नवजीवन वाले किसको कहा गया है? तो बादलों को नवजीवन वाले कहा गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अट नहीं रही कविता में किसकी मादकता का वर्णन किया गया है? 2022 में आया था ये क्वेश्चन। तो अट नहीं रही कविता में फागुन मास जो बसंत ऋतु होती है उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। फागुन महीने में कौन सी ऋतु आ जाती है? तो ये बसंत ऋतु आ जाती है। बादल अज्ञात दिशा में आते हैं। अट नहीं रही कविता से क्या आशय है? तो फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है, ये इसका मतलब होता है। इसके अलावा आपके ये कि निराला जी ने जो बादलों की तुलना किससे की है? तो बालकों के घुंघराले बादलों से की है। बसंत ऋतु में जब सांस लेते हैं तो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। उत्साह कविता में बादल हृदय में उत्साह के संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। तो 2024 में आता क्वेश्चन, उत्साह कविता जो क्या प्रेरित करती है? तो उत्साह कविता में बादल जो होते हैं वो हृदय में उत्साह का संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ये प्रगतिवाद के कवि हैं जिनके नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस कवि है। उनका जन्म 1938 में होता है और इन्होंने ये सामाजिक यथार्थ एवं प्रगति का चित्रण इन्होंने किया था। इनके प्रमुख जो रचनाओं की बात करें तो इनकी काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली। ये हजार हजार बाहों वाली 2024 में आई थी। इनका जो नागार्जुन जी का जो संपूर्ण साहित्य है वो नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में, कितने खंडों में? ये 7 नहीं है, यहाँ पे 7 हैं। तो 7 खंडों में इसको प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे आपको 7 याद रखना है। इसके अलावा
ये इनकी जो भाषा है नागार्जुन जी की, वो मातृभाषा कैसी थी, तो इनकी जो मातृभाषा थी वो मैथिली थी। कैसी भाषा थी? मैथिली भाषा थी। और मैथिली भाषा में जो कविताएं लिखते थे वो नागार्जुन जी यात्री के नाम से कविताएं लिखते थे। प्रश्न आपके आ जाए कि आधुनिक कबीर किसको कहा जाता है, तो भाई नागार्जुन जी को आधुनिक कवि कहा जाता है। दंतुरित मुस्कान जो कविता है आपकी, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इस दंतुरित मुस्कान जो कविता है इसमें छोटे बच्चे की जो मनोहारी जो मुस्कान होती है उसका वर्णन किया गया है। कवि का मानना है कि बच्चे की जो मुस्कान है, मुस्कान की सुंदरता ही हमें जीवन का संदेश देती है। दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। फिर आती है फसल। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती हैं। जैसे अभी फसलें जैसे गेहूं की फसल है जैसे। नेक्स्ट है फसल में किन किन का योगदान होता है, तो फसल के उत्पादन में तो फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, किसान के हाथों की स्पर्श की गरिमा है, और कई खेतों की मिट्टी का जो गुणधर्म होता है। ये 2024 में आया था। पंचामृत किसको कहा जाता है, तो भाई पंचामृत दही, घी, शहद, जल और दूध से जो एक मिश्रण बनता है जिसको मधुपर्क भी कहते हैं, मधुपर्क कहा जाता है इसको, और इसको पंचामृत कहा जाता है। फिर आपके आता है कि नागार्जुन जी का जो मूल नाम है वो क्या था, तो मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। कनखी का अर्थ पूछे तो आपकी तिरछी निगाह से देखना, कनखी का मतलब तिरछी निगाह से देखना। फिर आपके पाठ आता है छठा पाठ, मंगलेश डबराल जी वाला, संगतकार। तो संगतकार बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी कवि है इनके मंगलेश जी डबराल। आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं ये। इनके हाल ही में डेथ हुआ था 2020 में, ये आधुनिक युग में इनकी जो मृत्यु हुई थी। मंगलेश डबराल जी का जो जन्म है वो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के कालापानी गांव में हुआ था। और बात कर लेते हैं कि मंगलेश डबराल का, तो इन्होंने काम जो किया था वो भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादन के रूप में इन्होंने अपना काम शुरू किया था। कुछ समय इन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अमृत प्रभाव में भी नौकरी की थी। और मंगलेश जी डबराल की जो 4 कविताओं के संग्रह प्रकाशित हुए। कितनी कविता संग्रह? 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। इसमें आपके पहाड़ पर लालटेन है, गर्व का रास्ता है, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। ये चारों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि मंगलेश डबराल की कविताएं हैं। मंगलेश डबराल जी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। इसके अलावा संगतकार कविता गायन में मुख्य जो गायक का साथ देने वाले छोटे छोटे संगतकार होते हैं उनकी भूमिका का महत्व पर विचार किया गया है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो भाई चट्टान जैसी भारी होती है। 2023 में आया था क्वेश्चन कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो चट्टान जैसी भारी होती है। इसका उल्टा प्रश्न पूछ ले कि चट्टान जैसी भारी आवाज़ किसकी होती है, तो मुख्य गायक की होती है। संगतकार वह सुंदर कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ है, शायद मुख्य गायक का वो छोटा भाई या शिष्य था। संगतकार के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों की ओर संगीत किया है जो मुख्य गायक के गायन में उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये 2023 में आया था। नेक्स्ट है आपकी सफलता के पास शिखर पर पहुंचने के दौर पर यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी हिम्मत और धैर्य उत्साह बढ़ाकर संभालता है। फिर ये आपके संगतकार मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसके बुलंदी पर पहुंचने का कार्य करता है। ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर तार सप्तक को कहते हैं। अगर ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर हो तो उसको तार सप्तक कहते हैं। और संगतकार मुख्य गायक को ढांढस बजाने का कार्य भी करता है और उसको मुख्य ट्रैक पर लाने का कार्य भी वापस करता है। इसके बाद में फिर आपके एक क्षितिज भाग 2 जिसमें आपके गद्य खंड आएगा। अभी तक हमने पद्य खंड देखा था कवियों के बारे में, अब लेखकों के बारे में देखेंगे, जिसमें आपके यहाँ से प्रश्न बनना 100% है। ये जो सामने टेबल दिखाई दे रही है 100%, एक क्वेश्चन आपका, एक नंबर आपका पक्का है अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली तो। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है, अगर ये आपको याद है तो मेरी गारंटी आपका 1 नंबर तो पक्का है। क्या क्या प्रश्न आपके पूछा जाएगा? नेताजी का चश्मा कौन सा पार्ट है? ये नेताजी का चश्मा आपकी जो कहानी है, क्या है ये? कहानी। इसमें विधा का नाम पूछेगा तो ये क्या है? कहानी है। नेताजी का चश्मा क्या है? एक कहानी है। और इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। बात कर लेते हैं बाल गोविंद भगत की, तो इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, कलम के जादूगर। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये आपकी रेखा चित्र, क्या है? एक रेखा चित्र है। बात कर लेते हैं लखनवी अंदाज की, तो ये इनके जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। और यशपाल जी ने जो लिखा है इसको व्यंग के रूप में लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है ये एक कहानी, यह भी ये मनु भंडारी की है। और इनका जो विधा है वो आपकी आत्मकथा है। ये क्या है? एक प्रकार की आत्मकथा है। नौबत खाने की इबादत, नौबत खाने में इबादत, ये यतीन्द्र मिश्र की है। ये व्यक्ति चित्र, ये क्या है? एक प्रकार का
व्यक्ति चित्र किसी की जो व्यक्ति के ऊपर लिखा गया, आत्मचित कथा खुद की होती है और व्यक्ति चित्र किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। संस्कृति जो पाठ है ये बदंत आनंद कोसलाय ने, ये भी बौद्ध थे। ये कौन थे? ये एक बौद्ध थे ये, और इन्होंने इसको लिखा हो निबंध की विधा में इसको लिखा है। तो ये एक प्रकार का निबंध है। संस्कृति जो पाठ है वो क्या है? निबंध है। तो देखो, एक तो प्रश्न आपके ये पूछा जाएगा कि किसी का पाठ का नाम देके इसके लेखक का नाम पूछेंगे, और एक आपसे जो कुछ पाठ का नाम देके उसको पूछेंगे ये कौन सी विधा में लिखा गया है। दो क्वेश्चन आपके पक्के आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको पता ही है, पहली तो आपकी कहानी है, नेताजी का चश्मा कहानी है, और बाल गोविंद भगत रेखा चित्र हैं, लखनवी अंदाज व्यंग्य हैं, एक कहानी यह भी मनु भंडारी का है जो कि आत्मकथा है, नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र, इसमें जो बिस्मिल्लाह खां है शहनाई वादक प्रसिद्ध, उनके बारे में बताया गया है। संस्कृति एक प्रकार का निबंध है जो कि बदंत आनंद कोसलायन के द्वारा लिखा गया था। हिरोशिमा का जो वो वाला हुआ था काम, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गद्य खंड में। पहला पार्ट है आपका पार्ट 1 नेताजी का चश्मा। पार्ट का नाम पूछे तो क्या है? पहले पार्ट का नाम नेताजी का चश्मा है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ ले कि पहले पार्ट का नेताजी का चश्मा, ये आपके गद्य खंड में पहला पार्ट है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो आपके स्वयं प्रकाश है। लेखक कौन है इसके? स्वयं प्रकाश है। नेताजी का चश्मा जो है वो स्वयं प्रकाश लेखक है। इनका जो जन्म है, नेताजी का चश्मा वाले पाठ के लेखक का स्वयं प्रकाश का, इनका जो जन्म है वो स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय स्वयं प्रकाश है जो प्रकट हुए थे, जन्म लिया था इन्होंने, और इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और बाद में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी भी की थी। इनके अलावा इन्होंने वसुधा पत्रिका जो है, इनमें इन्होंने जो संपादन का कार्य किया था। वसुधा जो पत्रिका है इसमें संपादन का कार्य किया था। स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरे हुए समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके जो कहानी के 13 कहानी संग्रह अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रश्न बन सकता है ये कि स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह के कितने जो प्रकाशित हो चुके हैं? तो 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, और आदमी जात का आदमी, संदान, ये स्वयं प्रकाश की जो प्रमुख रचना है। फिर आपका नेक्स्ट है आपके स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास की बात करें तो बीच में विनय और ईंधन। स्वयं प्रकाश को पहल सम्मान वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, और अभी आधुनिक में ही इनका जो इसमें निधन होता है, 2019 में इनका निधन हुआ था। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चित्र लेखक हैं। बात करें तो इनके स्वयं प्रकाश की जो कहानियाँ हैं वो रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। नेताजी का जो चश्मा है वो भी पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से कि नेताजी का चश्मा पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है? तो 100% प्रश्न छपने के चांस है, कहानी विधा में इसको लिखा गया है। कहानी विधा में जो कहानी जो है नेताजी का चश्मा, इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है किसके माध्यम से? तो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से कवि लेखक जो है वो देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करता है। प्रश्न ये बन सकता है आपके कि हालदार साहब कितने दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे? तो अभी 15वें दिन है, जो हर 15 दिन में वो वहाँ से गुजरते थे, और 15 दिन का जो होता है उसको पखवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पखवाड़ा कहा जाता है। 15 दिन का जो समूह होता है उसको पखवाड़ा कहते हैं। 7 दिन का समूह होता है उसको सप्ताह कहते हैं, और 30 दिनों का समूह को महीना कहते हैं, और 12 महीनों का जो समय होता है उसको एक वर्ष या एक साल कहते हैं, और 100 वर्षों का समूह होता है उसको शताब्दी कहते हैं। 10 सालों का जो समूह होता है उसको दशक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दशक कहा जाता है। ये सभी नाम आपको याद रखना है। नेताजी का चश्मा जो है वो कहानी मूल भाव से जो कहानी है वो देशभक्ति की भावना से संबंधित है। चश्मे वाले का नाम क्या था? तो चश्मे वाला का नाम क्या था? कैप्टन था। क्या आपको कमेंट करके बताने कि ये जो कैप्टन था क्या वास्तव में ये फौजी था? ठीक है, क्या ये कैप्टन जो था क्या ये सेना में था? इसका नाम कैप्टन क्यों था? कमेंट करके बताना है। कस्बे पर किसकी मूर्ति लगी थी? तो भाई कस्बे पर जो नेताजी जो थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी मूर्ति लगी हुई थी। आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसके अलावा इन्होंने 2 नारे दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। दोनों नारे किसके द्वारा दिए गए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे।
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है, मूर्ति है, वो किसके द्वारा लगवाई गई थी? नगर पालिका के द्वारा लगवाई गई थी। अच्छा, इसका जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार का नाम आपको कमेंट करके बताना कि जो नेताजी की जो मूर्ति है वो किसने बनाई थी। ठीक है, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वो मूर्ति किसकी बनी हुई थी। तो भाई मूर्ति जो है वो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। ठीक है, मार्बल की बनी हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के नारे याद आने लगते हैं। ये दोनों नारे फेमस हैं इनके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट आपके कैप्टन का काम क्या था। तो कैप्टन जो है चश्मे बेचने का काम किया करता था। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। नेताजी की मूर्ति कौन सी वर्दी में थी। तो भाई फौजी की वर्दी में थी। कौन सी वर्दी में थी? फौजी की वर्दी में थी। नेताजी की जो प्रतिमा है, मूर्ति बनाने वाले का नाम क्या था। तो मोतीलाल नाम था। क्या नाम था इनका? मोतीलाल। ये जो मूर्तिकार था, नीचे लिखा हुआ था मूर्तिकार मोतीलाल। नेताजी की जो मूर्ति बनाई थी उसमें मूर्तिकार नाम लिखा था मूर्तिकार मोतीलाल, ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नाम लिखा था कि मूर्ति किसने बनाई। तो भाई मोतीलाल ने बनाई है। और प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसके द्वारा लगाया गया था। तो सरकंडे का जो चश्मा है वो बच्चों के द्वारा लगाया गया था। नेताजी की जो मूर्ति है वो कितने फुट की थी। तो भाई 2 फुट की थी। ठीक है, नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी, 2024 में आया था। नेताजी की जो प्रतिमा है उसको बनाने वाले ड्राइंग मास्टर कौन थे। तो भाई मोतीलाल ये ड्राइंग मास्टर थे, जो कि वहाँ के सरकारी स्कूल के टीचर थे। तो नेताजी जो थे उनकी प्रतिमा पर क्या नहीं था। तो भाई नेताजी की जो प्रतिमा थी उसके प्रतिमा के ऊपर चश्मा नहीं था। क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। चश्मे वाले की भक्ति के सामने हालदार साहब जो नतमस्तक थे। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और देश प्रेम के कारण सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और देश प्रेम के कारण ये सेनानी न होते हुए भी, ये कोई एक आर्मी का जो ऑफिसर या फिर कोई इसमें सेना का जो जवान न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे? ये कैप्टन कहकर उसको सलाम ठोकते थे। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरे पार्ट में आप प्रवेश करते हैं जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। पतोह वाला पार्ट है ये, बाल गोविंद भगत। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये पार्ट है ये। और ये इनका जो जन्म है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, ये 1899 में जो बेनीपुर गांव है, मुजफ्फरपुर इसमें जिला आता है, और बिहार का जो स्टेट है, बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िले का बेनीपुर गांव है। ये बेनीपुरी इनके गांव का नाम है ना, तो उनसे ही बेनीपुरी बना है। तो बेनीपुर गांव में इनका जन्म होता है। 10वीं तक की शिक्षा दीक्षा ये अपने गांव में ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उसमें 1920 में फिर वो कहाँ चले जाते हैं? 1920 में फिर वो स्वाधीनता का जो आंदोलन होता है उसमें जुड़ जाते हैं। प्रश्न आपकी ये बनेगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो रचना है वो पत्र पत्रिका वो कितने वर्ष की उम्र में छपने लगी। तो 15 वर्ष की अवस्था में इनकी जो पत्रिका है वो छपने लग जाती हैं। कितने वर्ष की अवस्था में? 15 वर्ष की अवस्था में। आप भी 15-16 वर्ष के होंगे। तो जब आपके ये 10वीं क्लास की पढ़ाई के बाद में इन लगभग ये जो 10वीं क्लास के बाद में इनकी जो 10वीं क्लास में जब थे, 9वीं 10वीं क्लास में, तब ये जो पत्र पत्रिका इनकी छपने लग गई थी। और राम वृक्ष बेनीपुरी ने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि जो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिका थी उनका संपादन किया था। दैनिक क्या होता है? जो रोज़ होता है उसको दैनिक कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार आता है उसको साप्ताहिक कहते हैं। जो महीने में एक बार आता है उसको मासिक कहते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो साहित्य है, पूरा साहित्य, वो पूरा साहित्य इनका बेनीपुरी रचनावली में नाम से जो 8 खंडों में प्रकाशित है। तो नागार्जुन जी का 7 खंडों में है और इनका जो बेनीपुरी जी का 8 खंडों में है। और निराला की जो रचनावली है वो भी आपके 8 खंडों में है। नागार्जुन जी का जरूर आपको 7 खंडों में याद रखना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचना है पत्तियों के देश में, ये उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। चीता के फूल कहानी है। अम्बपाली एक नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। ये 2022 में आए थे क्वेश्चन। फिर आपके प्रश्न ये 2024 में आया था एक क्वेश्चन कि कलम का जादूगर किसको कहा जाता है। तो भाई राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो है इनको विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो है वो एक प्रकार के रेखा चित्र है। तो ये किस पर प्रभार करता है? तो भाई सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, जो सामाजिक परंपरा हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको ऊपर प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण क्या था? तो भाई बीमारी इनका कारण था। याद रखना, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण क्या था? ये बीमारी था। बाल गोविंद भगत
कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। बात कर लेते हैं कि इनका जो इकलौता बेटा था वो कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का जो इकलौता बेटा था वो सुस्त था और बोधा था। बोधा का मतलब कमज़ोर होता, अपन कहते हैं ये बोधा आदमी है, मतलब ये कमज़ोर है ऐसे। और बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे, तो भाई खेती बाड़ी का काम वो क्या करते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के पद ही गाया करते थे। इसके अलावा बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे, ये खंजड़ी बजाते थे, एक वाद्य यंत्र होता है खंजड़ी, इसको बजाते थे। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में कौन सी फसल रोपते थे, तो वो धान की रोपणी करते थे। बाल गोविंद भगत कैसे आदमी थे, तो भाई मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत कबीरपंथियों की कनफटी जो टोपी थी वो लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत की जो मस्तक पर हमेशा रामनंदी चंदन लगा रहता था। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थी। ये प्रभातियाँ गाने का कार्य करते थे। सुबह सुबह जो गाते 4 बजे उठ के उसको प्रभाती कहते हैं। और बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे। ये इंपॉर्टेंट आपके लाइन है। कुहासा का मतलब क्या होता है, तो 2024 में आता है कुहासा मतलब कोहरा होता है। पूर्व की ओर से आने वाली हवा को क्या कहते हैं, पुरवैया कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूर्व की ओर से आने वाली हवा को पुरवई कहते हैं, इसको पुरवैया कहा जाता है। निस्तब्धता, तो निस्तब्धता का मतलब होता है सन्नाटा, ठीक है। सवेरे के समय किया जाने वाला जो जलपान होता है, नाश्ता होता है, उसको कलेवा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कलेवा कहते हैं। और सूरज की जो सुबह सुबह की लालिमा होती है उसको लोही कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लोही कहा जाता है। लोही, लोहे के समान जब लोहा गर्म होता है और लाल लाल दिखता है, वैसे ही सुबह की जो सूरज की लालिमा दिखती है। नेक्स्ट है, भगत की पुत्र वधू इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ये 2022 में भी आया था, 2024 में भी आया था। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल व्यवहारिक हिंदी भाषा में तत्सम तद्भव के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया था। बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की। आइए तीसरे पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं। पार्ट का नाम आपका क्या है, लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज ये जो पार्ट है, उनके लेखक कौन है, यशपाल जी हैं। यशपाल जी का जो जन्म है वो इसमें आपके पाठ का लेखक का नाम पूछे तो क्या बताना है, 2023 में आया था, ये यशपाल जी हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई थी और बीए शिक्षा इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की थी। लाहौर का जो नेशनल कॉलेज है, इसमें जो यशपाल जी है, जिन्होंने बाद में यशपाल जी, इनका जो परिचय है वो भगत सिंह और सुखदेव के साथ में होता है। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद करना है, भगत सिंह और सुखदेव जी, दोनों ही नाम आपको याद रखना है। इंकलाब जिंदाबाद आपको पता ही होगा, ये भगत सिंह का जो प्रमुख नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है यशपाल। अगला जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि स्वाधीनता के कारण वो जो क्रांतिकारी धारा से जुड़ गए थे और फिर वो जेल भी गए थे। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी की सरोकारी की झलक मिलती है और यथार्थवादी शैली के वो रचनाकार। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो यशपाल जी है वो यशपाल जी से यह से यथार्थवादी आपको याद रखना है। इनकी कहानी संग्रह में ज्ञानदान है, तर्क का तूफान है, पिंजरे के उड़ान है, वाह दुलिया है और फूलों का कुर्ता है। बात कर लेते हैं इनके उपन्यास की, तो इनके उपन्यास है आपके झूठा सच। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है झूठा सच क्या है, तो इनका उपन्यास है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी यशपाल जी के क्या हैं, उपन्यास हैं। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। लखनऊ का क्या प्रसिद्ध था, तो लखनऊ का जो बालम खीरा प्रसिद्ध था। क्या है, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध था। लेखक यशपाल कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। इसके अलावा लेखक यशपाल ने सेकंड क्लास की जो ट्रेन की टिकट लिया था। ये भी आपको याद रखना है कि लेखक ने जो किस क्लास का जो ट्रेन का टिकट लिया था, तो लेखक यशपाल ने जो सेकंड क्लास की जो ट्रेन थी उसका टिकट लिया था, सेकंड क्लास ट्रेन टिकट लिया था। सफ़ेद पोश का मतलब क्या होता है, तो सफ़ेद पोश का मतलब होता है कि भद्र व्यक्ति। क्या होता है, भद्र व्यक्ति। चौथा पार्ट है आपके मनु भंडारी। इनके एक कहानी यह भी मनु भंडारी वाला, ये एक प्रकार की क्या है, ये आत्मकथा है। क्या है, ये आत्मकथा है। बात कर लेते हैं मनु भंडारी का जन्म की, तो इनका जन्म जो होता है वो गांव बानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश में होता है। ये 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो आपके बानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो 10वीं तक, इंटर तक की जो शिक्षा है वो अपने
अजमेर में हुई थी, राजस्थान के अजमेर में, जहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है, जहाँ से आपकी कॉपियाँ आती हैं, पेपर आते हैं। आरबीएससी का कार्यालय कहाँ है पे, आरबीएससी है ना, जिसका पूरा नाम क्या है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो ये आपके जो आरबीएससी है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इसका कार्यालय कहाँ पे है, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में इनका कार्यालय है, वो इसी जिले में इनका जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, अजमेर में। हिंदी कथा साहित्य की इनके प्रमुख हस्ताक्षर माने जाती हैं मनु भंडारी। इनकी जो प्रमुख रचना है वो आपके इस प्रकार से हैं, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये सभी कहानी संग्रह हैं। जबकि उपन्यास की बात करें तो इनके दो उपन्यास फेमस हैं, आपका बंटी और महाभोज। ये उपन्यास 2023 में आया था, आपका बंटी और महाभोज, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है, इसके अलावा मनु भंडारी जी ने कई फिल्म और टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएँ भी लिखी थी। और मनु भंडारी जी की रचना में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती हैं। मनु भंडारी आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था। मनु भंडारी का जो व्यवहार था, आंदोलनकारी व्यवहार, उससे तंग आकर के प्रिंसिपल साहब ने जो उनके पिताजी को बुला लिया था। जैनेन्द्र का जो सुनीता उपन्यास है वो मनु भंडारी को बहुत ही अच्छा लगता था। प्रश्न ये आ सकता है कि ये जो सुनीता उपन्यास है वो किसका है, तो जैनेन्द्र का है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि जैनेन्द्र का जो उपन्यास है वो किसको अच्छा लगता था, तो मनु भंडारी को अच्छा लगता था। मनु भंडारी के पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे, तो वो भटियार खाना कहते थे। मनु भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो भाई सुशीला था। ठीक है, और मनु भंडारी मूलतः क्या थी, एक कहानीकार थी। आपको इनकी मनु भंडारी की जो हिंदी की विषय की प्राध्यापिका जो प्रोफेसर थी उनका नाम आपको पूछा जा सकता है, तो शीला अग्रवाल आपको नाम याद रखना है। मनु भंडारी का जो विवाह है वो राजेंद्र यादव के साथ में हुआ था। एक आपको ऊपर जो आपके ये थोड़ा सा इसमें गलत प्रिंट हुआ है, जूठा उपन्यास जो आपके ऊपर आया था, ये जूठा उपन्यास ये किसका है, यशपाल का है। तो जूठा उपन्यास जो है उसमें आपके भारत के विभाजन का एक मार्मिक दस्तावेज आपको देखने को मिलता है। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश का आज़ाद होना, ये उस शताब्दी का सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि भारत का आज़ाद होना सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा था। तो प्रश्न ये आएगा कि मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा था, तो उनके फादर साहब का, और उनके जो हिंदी की जो प्रोफेसर थी, है ना, हिंदी की प्रोफेसर को हिंदी में के जो कहा जाता है वो हिंदी की प्राध्यापिका कहा जाता है। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर कहा जाता है, क्या कहते हैं, इनको प्रोफेसर कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेवल 1, ये जो कुछ आप भी जब बड़े होंगे और शिक्षक बनेंगे, किसी का सपना होगा शिक्षक बनने का, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ कि कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं वो 3rd ग्रेड वाले पढ़ाते हैं, इनको अध्यापक कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनको अध्यापक कहा जाता है। और ये इसमें भी 1 से 5 तक L1 वाले होते हैं और 6 से 8 तक L2 वाले होते हैं। इनको तृतीय श्रेणी अध्यापक कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं 9वीं 10वीं के जो शिक्षक होते हैं, 9th और 10th को जो पढ़ाते हैं, इनको ये जो होते हैं इनको वरिष्ठ अध्यापक कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं, या इंग्लिश में इसको सीनियर टीचर कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएंगे 9वीं 10वीं वाले जो पढ़ाते हैं उन टीचर को कहते हैं। और बात कर लेते हैं 11th 12th को पढ़ाने वाले को। तो 11th 12th को जो पढ़ाते हैं उनको क्या कहा जाता है, 11th 12th को जो पढ़ाते हैं उनको कहा जाता है लेक्चरर। क्या कहते हैं, इसको लेक्चरर कहा जाता है। और हिंदी में इनको व्याख्याता कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको व्याख्याता कहते हैं। और कॉलेज में जो होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ये सभी जो कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम हैं। और वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं इनको प्राचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको प्राचार्य कहते हैं। जबकि अपने जो 1 से 8 तक के स्कूल में जो अपने हेड मास्टर होते हैं उनको प्रधानाध्यापक कहा जाता है। और बड़ी क्लास 12वीं तक का जो स्कूल होता है उसमें प्रधानाचार्य होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें बताया था। अगला पाठ आपका है 5वां पाठ, जिसका नाम क्या है, नौबत खाने में इबादत। क्या है ये, एक व्यक्ति चित्र है। किसने लिखा ये व्यक्ति चित्र, यतीन्द्र मिश्र ने लिखा। इनका जन्म 1977 में हुआ था और इनका जन्म अयोध्या, जहाँ प्रभु श्री राम का भी मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर, तो वहाँ पर जो इनका जन्म होता है। और इनके 3 कहानी जो काव्य संग्रह वो प्रकाशित हुए थे, यदा कदा, अयोध्या, अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। ड्योढ़ी पर आलाप इसकी जो इनकी जो तीसरी काव्य संग्रह है। बात कर लेते हैं कि यतीन्द्र मिश्र ने शास्त्रीय गायिका जो गिरिजा देवी हैं उनके जीवन और संगीत पर एक साधना पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या लिखा था, गिरिजा।
ये गिरिजा जो है वो गिरिजा देवी एक प्रमुख शास्त्रीय गायिका हैं। उनके जीवन पर और संगीत साधना पर लिखी हुई एक किताब है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध जो पाठ है, इस पाठ में प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया है। एक व्यक्ति चित्र है। क्या है? एक व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां की उम्र क्या थी? तो बिस्मिल्लाह खां की उम्र थी 80 वर्ष। 80 साल की उम्र में भी उनकी साधना चलती रहती थी। यतीन्द्र मिश्र खुद जो शास्त्रीय संगीत परंपरा से जुड़े हुए थे, बहुत ही फेमस वो व्यक्ति थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। पूरे विश्व में जो शहनाई बजाने के लिए फेमस है। आपने शहनाई तो नाम देखे होगा, शहनाई, और आपने गाना भी सुना होगा शहनाई वाला। तो ये शहनाई जो है मांगलिक अवसरों पे बजाया जाने वाला एक फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है। इसको फूंक मार के बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का जो वास्तविक नाम था वो अमरुद्दीन था। इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, याद कर लेना। बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम क्या था? ये अमरुद्दीन था। और क्या बजाते थे ये अमरुद्दीन? ये शहनाई बजाते थे। अमरुद्दीन का जो जन्म है वो डुमराव गाँव, इनका जो जन्म है बिस्मिल्लाह खां का जन्म, इनका गाँव डुमराव गाँव है। और ये बिहार का एक संगीत प्रेमी परिवार था। आपको पता होगा कि शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग करते हैं। और रीड किससे बनता है? रीड जो बनता है कि नरकट घास होती है उससे बनाया जाता है। ये नरकट घास कहाँ पाई जाती है? तो भाई नरकट जो घास है वो सोन नदी के किनारे पे पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। और इनमें आपको अमरुद्दीन के जो शहनाई गुरु, इनका नाम पूछे तो अली बख्श खां था। क्या था? इनके गुरु जी का नाम क्या था? शहनाई गुरु तो अली बख्श खां था। बिस्मिल्लाह खां का जो पसंदीदा हीरोइन थी वो सुलोचना थी। नाम सभी का याद करना है, प्रश्न यहीं से बनेगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो भाई संस्कृति की पाठशाला है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है। आनंद कानन, ठीक है। शास्त्रों में काशी को क्या कहा गया है? तो आनंद कानन कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां की अपार श्रद्धा काशी विश्वनाथ में थी। और बिस्मिल्लाह खां को क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। पंचगंगा घाट कहाँ पे स्थित है? तो काशी में स्थित है। और काशी में मरना भी कैसा माना गया? तो मंगल माना गया है। इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। फिर आपके प्रश्न है कि काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना जाता है। तो पूछेगा आपके प्रश्न कि शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसको माना गया है? तो भाई बिस्मिल्लाह खां को माना गया है। और शहनाई कब बजाई जाती है? तो शुभ कार्यों में, मांगलिक अवसर पे बजाई जाती है, शादी ब्याह में ये बजाई जाती हैं। और शहनाई को ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है कि सुशीर वाद्यों में शाह कहा गए हैं। प्रश्न आपके ये बनेगा कि सुशीर वाद्यों में शाह किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो भाई फूंक मारकर बजाई जाने वाली शहनाई को कहा जाता है। फूंक मारकर बजाए जाने वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो भाई सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसमें आपकी बांसुरी है, शहनाई है, नागस्वरम है और बीन है। जैसे उत्तर भारत में शहनाई बजाई जाती है मांगलिक अवसरों पे, वैसे ही दक्षिण भारत में शहनाई के जैसे एक वाद्य यंत्र है जिसको नागस्वरम कहा जाता है। आघात कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को धातु के वाद्य यंत्र होते हैं, जिनको गण वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे जिसको पीट पीट कर, दोनों को टकरा करके आवाज़ निकालते हैं, जैसे झांझ है, मजीरा है और घुंघरू है। आपने देखा होगा 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य जो मांगी बई है पादरला गांव की, वो फेमस नृत्यांगना इसकी। रामदेव जी के मेले में इसका नृत्य को किया जाता है, 13 ताली नृत्य। इसमें मजीरे बजाए जाते हैं। और मजीरे तो आपने जो भजन, जब मंदिरों में शाम को जो रात में जो भजन गाते हैं, उसमें ढोलक, तबला या हारमोनियम के साथ में जो दो पीतल के जो कटोरी जैसे छोटे छोटे आँख देखी होंगी, आपने भी बजाई होगी। आप में से किस किसने जो ये मजीरे बजाए, कमेंट करके बताना। बहुत ही इनकी भी अच्छी आवाज़ आती है, मतलब धुन ताल साथ में बैठती है, तो ये अच्छे बजते हैं। और आघात करके बजाए जाते हैं इनको गण वाद्य ये। और ये धातु के बने होते हैं। और चमड़े से बने वाद्य यंत्र को अवनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनद्य वाद्य यंत्र, जिसमें आपकी तबला है, ढोलक है, मृदंग है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पखावज है, पखावज मृदंग, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ढोलक से बड़ा होता है पखावज। श्री जी के मंदिर में आप में से कोई अगर नाथद्वारा से अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, या फिर आपने जो श्री जी के मंदिर में दर्शन किए होंगे, तो श्री जी के मंदिर में जो नाथद्वारा में जो काफ़ी जो पखावज है, वहाँ पे पखावज ही बजते हैं। ये ढोलक से बड़ा, मृदंग से बड़ा एक वाद्य यंत्र होता है। डुमराव में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। और शहनाई बजाने का जो काम है वो रीड के लिए घास भी डुमराव गांव में पाई जाती हैं। इसलिए जो डुमराव गांव और शहनाई का जो संबंध है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के वो प्रबल समर्थक थे। सारे क्वेश्चन आए हुए आपके सामने है। ये छठा पार्ट है आपका संस्कृति वाला पार्ट, जिसके लेखक कौन है? बदंत आनंद कोचलाइन।
प्यारे बच्चों, इन लेखक का नाम आपको याद कर लेना है, बदंत आनंद कोसलाइन, और ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। इनका जन्म की बात करें तो कोसलाइन जी का जो जन्म है पंजाब के अम्बाला में सोहाना गांव में हुआ था, और ये बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे? ये बौद्ध भिक्षु थे। और बदंत आनंद कोसलाइन लंबे समय तक ये वर्धा में रहे थे। इनकी 20 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई। प्रमुख रचना इनकी भिक्षु के पत्र हैं, जो बोल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, क्या कहाँ क्या देखा, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। बात कर लेते हैं कि बदंत जी पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो बदंत जी पर है जो गांधी जी का जो व्यक्तित्व है उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था। निबंध संस्कृति हमें क्या प्रेरणा देती है? तो भाई निबंध जो ये संस्कृति जो निबंध है, संस्कृति जो निबंध है हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देती हैं। लेखक जो है अपने बदंत आनंद कोसलाइन, इन्होंने सभ्यता को संस्कृति का परिणाम कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था कि संस्कृति का परिणाम किसको कहा गया है? तो भाई सभ्यता को संस्कृति का परिणाम कहा गया है। और संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया? तो संस्कृत मानव कहा गया है। गुरुत्वाकर्षण का जो आविष्कार है वो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। मानव संस्कृति कैसी है? तो एक अविभाज्य वस्तु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रश्न छपा हुआ है, वापस छपेगा, ये याद कर लेना। संस्कृत व्यक्ति किसी जो नई चीज़ की खोज करता है, संस्कृत व्यक्ति क्या करता है? एक नई चीज़ की खोज करता है। 2023 में आया था। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो आग के आविष्कार के पीछे जो पेड़ की ज्वाला इनकी प्रमुख प्रेरणा रही होगी। आप कमेंट करके बताना कि सुई और धागे की खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी, कमेंट करके बताना है। बदंत आनंद वात्सल कोसलाइन जो है, इनके बचपन का नाम क्या था? हरनाम दास था। इंपॉर्टेंट नाम है इनका, हरनाम दास है। नेक्स्ट है फिर दूसरा पार्ट, दूसरी किताब आपकी कृतिका, जिसके अंतर्गत आपके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ। तीनों ही पार्टों के लेखकों का नाम आपको याद रखना है और ये किस विधा में लिखे गए। 3 ही पार्ट है, तीनों ही याद कर लेना। पहले पार्ट आपकी कहानी के बारे में, दूसरे पार्ट में यात्रा का वृत्तांत, मतलब किसी यात्रा के बारे में लिखा गया है, और तीसरा जो पार्ट है आपका निबंध है। जैसे संस्कृति वाला जो है निबंध है, वैसे ये मैं क्यों लिखता हूँ अंतिम पार्ट है, ये भी आपका निबंध है। तो दोनों पार्ट किताबों का जो लास्ट वाला पार्ट है वो निबंध है, आपको याद कर लेना है। और निबंध हमेशा लास्ट में आता है, परीक्षा में भी लास्ट में आता है, आपको देखने को मिलेगा। लास्ट वाले प्रश्नों में भी भाग द में आपको देखने को मिलेगा। 6 नंबर का आपकी निबंध आता है। तो पहले पार्ट का नाम है आपके माता का अंचल। भाई माता का अंचल पार्ट है, इसके लेखक कौन है? शिवपूजन साय जी हैं। ये क्या है? तो आपकी कहानी है। साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया है। और मधु कांकरिया ये क्या है? एक प्रकार की, किसके माध्यम से लिखा है इन्होंने? यात्रा वृत्तांत के माध्यम से साना साना हाथ जोड़ी पाठ लिखा है। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया था, और ये एक प्रकार का निबंध है। अच्छा, आपको अज्ञेय जी का पूरा नाम कमेंट करके बताना है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अज्ञेय जी का पूरा नाम कमेंट करके बताना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% है जो आने की चांस है। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो पहला पार्ट है आपका ये कृतिका वाला, जिसका नाम है आपकी माता का अंचल। और माता का अंचल जो लेखक है वो इसके लेखक है शिवपूजन साय। इनकी बात करें कि कौन सी विधा में लिखा गया है, तो ये आपकी कहानी विधा में लिखा गया है। इनके जो कवि परिचय, लेखक परिचय की बात करें तो शिवपूजन साय का जो जन्म है वो उनवास गांव है भोजपुर बिहार का, वहाँ पे इनका जन्म होता है। बचपन का नाम आपके पूछा जाएगा, क्योंकि बचपन के अंदर इनके पिताजी जो है इनको भोलानाथ कहकर ही इनको पुकारते थे। ये प्रश्न आया हुआ भी है, वापस आएगा कि माता का अंचल पाठ के जो लेखक है उनको बचपन में इनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे, तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे। शिव पूजन रचनावली, ये आपको याद कर लेना है। शिव पूजन रचनावली ये 4 खंडों में जो शिव पूजन साय की संपूर्ण रचनावली प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये जितनी भी आपकी रचनावलियाँ हैं इन सभी को याद कर लेना, चाहे आपके नागार्जुन रचनावली हो, नीरा रचनावली हो, बेनीपुरी रचनावली हो, और एक आपका ये शिव पूजन रचनावली हो। तो शिव पूजन 4 खंडों में है, नागार्जुन 7 खंडों में, बेनीपुरी और आपका निराला वाली वो 8-8 खंडों में है। नेक्स्ट है आपके देहाती दुनिया। तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके उपन्यास से जो, अच्छा ये पाठ जो माता का अंचल वो ये शिवपूजन साय जी का ये देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। इसके अलावा भोलानाथ का असली नाम क्या था, तो भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वरनाथ। इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया था, वापस आ सकता है। अमनिया का मतलब क्या होता है? अमनिया का मतलब होता है साफ करना। सांप निकलने पर डर कर भागे भोलानाथ, मैया के अंचल में छिपे थे। कहाँ छिपे थे? मैया के अंचल में।
फिर 2022 में प्रश्न आया था कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे, क्योंकि बालकों का सहज स्वभाव होता है, वे साथियों की शरारत और मस्ती देखकर सब भूल जाते थे। नेक्स्ट है फिर आपके भोलानाथ के पिता उन्हें फूल से कटोरे में गोरस का भात खिलाते थे। माता के अंचल पाठ में दो लड़के मिलकर क्या खींचते हैं, मोट खींचते हैं। मोट एक प्रकार का क्या होता है, जैसे पानी निकालने का एक प्रकार का पारंपरिक एक साधन है। भोलानाथ किसके भक्त थे, तो शिव जी के भक्त थे। अब भोलानाथ नाम याद कर लेना, भोलानाथ, वैसे भोलेनाथ और शिव जी दोनों मिल रहे, और इनके जो शिव पूजन साय इनका नाम भी है, तो शिव जी से इनको याद कर लेना। माता के अंचल पाठ में बाबूजी सुबह सुबह उठकर किसका पाठ करते थे, तो भाई रामायण का पाठ करते थे। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था ये, ठीक है, कि वो रामायण का पाठ करते थे, हम उनको सुबह सुबह उठकर देखते थे। शिव पूजन सहाय मुख्यतः कैसे थे, लेखक थे, तो गद्य के लेखक थे। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। किसका तिलक लगाते थे, भभूत का तिलक लगाते थे। राग जो होती है उसको भभूत कहा जाता है। भोलानाथ, अच्छा राग ये भी जो देवी देवताओं के जो इनकी जो पूजा अर्चना होती है, उसके बाद में जो अगरबत्ती वगैरह इनकी जो राख होती है, इसको भभूत कहा जाता है। इसमें आपके भोलानाथ और उसके पिताजी कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। कौन सा खेल खेलते थे, वो कुश्ती लड़ते थे। भोलानाथ अपने साथी चूहों के बिल में पानी उलेचने लगे। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। प्रश्न ऐसे आ जाए कि कौन पराई पीर को नहीं समझते, तो लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते हैं। भोलानाथ के पिता राम नामी बही में 1000 बार राम राम लिखते थे। कितनी बार लिखते थे, 1000 बार राम राम वो लिखा करते थे। भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां खिलाते थे, तो भाई आटे की जो 500 गोलियां खिलाते थे। या प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि भोलेनाथ के पिता जो मछलियों को क्या खिलाते थे, किसकी गोलियां खिलाते थे, तो भाई आटे की गोलियां खिलाते थे। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस कर शहनाई बजाते हैं। अमोले क्या होता है, जो आम होता है, आम को घिस करके उसकी शहनाई बजाते थे। बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आते थे। ये बिच्छू एक प्रकार का जहरीला जानवर होता है जो डंक मारता है। विपदा के समय भोलानाथ मैया के आंचल में छिप जाते थे। भोलानाथ के पिताजी को, अच्छा भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे, बाबूजी, और अपनी माता को मैया कहकर पुकारते थे। बचपन में भोलानाथ के अधिकांश समय में अपने पिता का सानिध्य में गुजरा था, और भोलानाथ और उनके हम उम्र के जो साथी थे वो चबूतरे के एक कोने को नाटक कर बना देते थे। फिर आपकी नेक्स्ट है कि भोलानाथ ने के बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनाने का काम आती थी। भोलानाथ और उसके साथी गरोंदे के किवाड़ दरवाजे जो होते हैं वो दिया सलाई की डिब्बियों से बनाते थे। गरोंदे की किवाड़ किससे बनाते थे, तो दिया सलाई क्या होती है, माचिस ना, माचिस एक उर्दू वर्ड है दिया सलाई, तो माचिस अंग्रेजी वर्ड है। तो माचिस से जो एक डिब्बी से जो क्या बनाते हैं, वो दरवाजे बनाते थे। भोलानाथ और उनकी टूटी हुई चूहेदानी से पालकी बनाते थे। आम के उगते हुए पौधे को क्या कहते हैं, अमोला कहते हैं। आम का जो उगता हुआ पौधा होता है उसको अमोला कहा जाता है। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था, तो मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। तो किसके खेत में चल रहा था, तो मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था, तो चिड़ियों का झुंड चल रहा था। नेक्स्ट है आपके भोलानाथ जैसे बच्चों को वस्तुएं सुलभता से और बिना मूल्य खर्च किए प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। 2023 में क्वेश्चन आया था। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु है। क्या है, परीक्षा गुरु। बात कर लेते हैं दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम क्या है आपके, कृतिका भाग 2। दूसरे चैप्टर का नाम है आपके साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है, इसके जो कवि हैं, लेखक हैं, वो मधु कांकरिया हैं। इनका जन्म 1957 में होता है। इनके उपन्यास की बात करें तो मधु कांकरिया का उपन्यास है पत्ताखोर। क्या है, पत्ताखोर। सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, अंत में इशू, ये कहानी संग्रह है। और ये जो साना साना हाथ जोड़ी लिखा हुआ है, एक प्रकार का यात्रा वृतांत है। इस पाठ में एक राज्य की चर्चा हुई है, साना साना हाथ जोड़ी। इसमें किसका वर्णन किया गया, तो हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया। यात्रा वृतांत में यात्रा का वर्णन है हिमालय की यात्रा का। कौन से राज्य में इन्होंने यात्रा की थी, तो सिक्किम राज्य में इन्होंने यात्रा की थी। और सिक्किम की जो राजधानी वो क्या है, गंगटोक है। वैसे गंगटोक हम बोलते हैं, इसको गंगटोक बोला जाता है, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो गंगटोक ही होता है। तो गंगटोक या गंगटोक का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। क्या होता है, पहाड़ होता है। नेक्स्ट है आपके साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या होता है। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। मतलब आपको अर्थ पता होना चाहिए कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना।
हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या था? तो ये युमथांग था। युमथांग क्या है ये भी आगे चर्चा करेंगे। लेखिका मधु कांकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? तो ड्राइवर और गाइड जो था इसका नाम था जितेन नारगे। क्या नाम था इनका? ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे था। सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर कितनी पताकाएं फहरा दी जाती हैं? 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। कवि लॉन्गस्टॉक में कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई? तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। याद रखना, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्रेयर व्हील को घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको धर्म चक्र भी कहा जाता है। तो कौन सा व्हील को घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं? तो प्रेयर व्हील को, जिसको धर्म चक्र कहा जाता है। सिलीगुड़ी में हमारे साथ सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी, तो कौन सी थी? तीस्ता नदी। सिलीगुड़ी से तीस्ता नदी साथ में आ जाती हैं। शिखर से गिरता वाटरफॉल सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से फेमस था। सेवन सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं? कमेंट करके बताना। जो 7 बहिनें हैं, पूर्वोत्तर की जो 7 राज्य हैं, उनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। उन सातों ही जो राज्यों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपके यूमथांग। यूमथांग की घाटियों में प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल खिलते थे। फूलों की घाटी थी ये यूमथांग। और लेखिका ने गंगटोक शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना, परीक्षा में छपेगा ये। तो लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा था। मणि ने पहाड़ी कुत्तों की विशेषता क्या बताई? तो ये बताई कि ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। मणि ने बताया कि जो पहाड़ी कुत्ते हैं वो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। जितेन ने देवी देवताओं की निवास वाली जगह को क्या बताया? तो उन्होंने खेदुम बताया। खेदुम क्या है? तो खेदुम एक प्रकार की देवी देवताओं की निवास वाला खाली जगह होती है। नेक्स्ट है लेखिका मधु कांकरिया ने साना साना हाथ जोड़ी, इसमें प्रार्थना के बोल किससे सीखे थे? तो ये प्रार्थना के जो बोल हैं वो एक नेपाली युवती से सीखे थे। पहाड़ी इलाकों का जीवन कैसा है? तो पहाड़ी इलाकों का जो जीवन है वो कठोर है, काफ़ी परिश्रमी लोग होते हैं वहाँ पे। चाय के हरे बागान में युवतियाँ एक बोकू पहनती है। बोकू क्या है? तो बोकू एक प्रकार का है जो सिक्किम परिधान है, जो सिक्किम में पहना जाता है वो बोकू है। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो परिधान पहनते हैं, इस प्रकार से जो सिक्किम का परिधान है बोकू। पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। लायुंग में लेखिका तीस्ता नदी के तीर पर है जो लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरी थी। कहाँ ठहरी थी वो? लायुंग में ठहरी थी। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। इसके अलावा कटौ, कटौ यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड। कटौ को क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और कटौ लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। नेक्स्ट है आपके मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों की अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। ये एक शब्द आया था आपके फेरी बेटुला। फेरी बेटुला, तो फेरी बेटुला का आपको अर्थ बताना है। तो फेरी बेटुला का मतलब होता है फिर मिलेंगे, है ना। ओके बाय, फिर मिलेंगे, टाटा, गुड बाय। तो ये फेरी बेटुला कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, फेरी बेटुला का मतलब फिर मिलेंगे। मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। मंजिल इतना वो नहीं, मंजिल का जो सफ़र होता है उसका मज़ा और ही होता है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग वहाँ पर इतना फला फुला नहीं था। कटाव में बर्फ़ से ढके पहाड़ कैसे चमक रहे थे? तो वो चांदी की तरह चमक रहे थे। पर्वतीय सुंदरता मन को भाती, तो मन को क्या भाती? पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि गंदगी फैलाने से मृत्यु हो जाती है। कटाओं के आगे बढ़ने पर लेखिका को इक्की दुक्की फौजी जो सामने दिखाई दी थी। कटाओं जाने का मार्ग कैसा था? तो बहुत ही दुर्गम था। हिमपात का आनंद लेने की आशा में लेखिका कहाँ पहुंची थी? लाचुंग पहुंची थी। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु काकरिया के मन को सम्मोहन जगा रही थी। लायुंग की सुबह बहुत शांत और सुरम्य थी और आर्मी के जो कप्तान थे वो शेखर दत्ता, इन्होंने यूमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था। खेदुम का एरिया लगभग 1 किलोमीटर का होता है। रकम का अर्थ क्या होता है? तो तरह तरह के, रकम मतलब तरह तरह के। कवि लॉन्गस्टोंग में तिब्बत के जो चीज के बमसन है, इन्हें लेप्चाओं के शोमैन के कुंज तेज के साथ जो संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
कवि लोंगस्टोक में एक स्मारक है जहाँ पर जो स्थानीय जाते हैं, वहाँ की जो 2 स्थानीय जाते हैं जिनका नाम आपके किताब में आया था, तो उनका भी नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो उनका जो झगड़ा के बाद में जो शांति वार्ता का शुरुआती स्थल था। डोको का अर्थ क्या होता है? डोको का मतलब होता है बड़ी टोकरी। पहाड़ों पर रास्ता बनाना कैसा कार्य था? तो दुस्साध्य कार्य था। लेखिका ने एक बार पलामू और गुमला के जंगलों के बीच पीठ पर बच्चे को कपड़ों में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासियां देखी थी। प्रश्न आ जाए कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो भाई गंतोक एक प्रकार का पर्वतीय स्थल है। क्या है? एक प्रकार का पर्वतीय स्थल है, और पर्वतीय स्थल में होने के नाते यहाँ की स्थितियाँ जो बड़ी कठिन है। अपनी ज़रूरतों की पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ के लोग मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। ऐसी कठिनाइयों में भी वो मस्त रहते हैं, इसीलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। इस किताब का आपके अंतिम पार्ट है ये, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी का है। और आपको अज्ञे जी का पूरा नाम याद होना चाहिए। आपने लिखा होगा वैसे तो अज्ञे जी का पूरा नाम। अज्ञे जी का पूरा नाम है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। नाम लंबा जरूर है लेकिन याद करना पड़ेगा, पूरा नाम आपके पूछा जाएगा। तो पूरा नाम क्या है इनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये क्या है? एक प्रकार का निबंध है। अज्ञे जी का जन्म कब होता है? तो 1911 में होता है। उत्तर प्रदेश का जिला है देवरिया जिला, वहाँ पे होता है। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञे जी कई बार जेल भी गए। अज्ञे जी द्वारा जो संपादित हैं वो तार सप्तक हैं। रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन को मजबूर करती हैं, और प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करती है तो रचना होती है। अनुभव के बिना क्या नहीं होती? तो अनुभूति नहीं होती है। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है कि मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बहुत ही बड़ा कठिन है। लिख कर लेखक उसकी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। उन्मेष का मतलब क्या होता है? प्रकाश या दीप्ति। उन्मेष का मतलब होता है प्रकाश या दीप्ति। लेखक अज्ञे जो है वो विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे थे। हिरोशिमा, ये कहानी जो है पूरी निबंध जो है वो आपका पूरा हिरोशिमा पर आधारित है। हिरोशिमा पर जो एक शहर है जापान का, 2 शहर है जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो बम गिराए गए थे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, ये जापान के 2 प्रमुख शहर हैं। जापान एक बहुत ही मेहनती देश है और एक विकसित देश है, जहाँ पर रोजाना भूकंप आते हैं। यहाँ पर लोगों के घर ऐसे हैं कि सुबह बना और शाम को डर जाते हैं, तो लोगों ने अपने घर लकड़ी के बना रखे। थोड़ी देर में भूकंप आया और भूकंप के कुछ देर बाद ही वापस घर को खड़ा कर देंगे। तो ये यहाँ के बहुत ही मेहनती लोग हैं, और यहाँ का बच्चा जो वहाँ का जो कुछ न कुछ काम करने में लगा हुआ है। तो हिरोशिमा में अणु बम जो गिरा था ये 2023 और 22 में आया था क्वेश्चन। सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियाँ मार देते थे। और लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा में अस्पताल देखा जो रेडियम पदार्थ से आहत लोगों के वर्षों से कष्ट पा रहे थे। अज्ञे जी जो है वो घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठे बैठे लिखी थी? तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। 1959 में अरियो करुणा प्रभामय काव्य संग्रह जो है वो अज्ञे की हिरोशिमा काव्य संग्रह में अज्ञे जी की जो हिरोशिमा कविता है वो प्रकाशित हुई थी। लेखन में कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व होता है। अज्ञे जी हिरोशिमा की कविता भारत लौटकर लिखी थी, ठीक है, कहाँ लिखी थी? ये भारत लौटकर लिखी थी। हिरोशिमा कहाँ पे? तो हमने बात कर ली भी, ये जापान में है। अज्ञे ने एटम बम को मानव निर्मित सूरज कहा है। एटम बम को क्या कहा है? मानव निर्मित सूरज कहा है। जितनी ऊर्जा सूरज में होती है उससे भी उसी के समान जो ऊर्जा एटम बम में होती है। जापान यात्रा के दौरान जब लेखक अज्ञे ने पत्थर में मानव की उजली छाया को देखा तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट से भोगता महसूस किया था। लेखक अज्ञे कभी बाहरी दबाव के कारण, कभी भीतरी अवस्था के कारण, कभी संपादकों के आग्रह से, कभी प्रकाशकों के कारण, कभी आर्थिक आवश्यकता के कारण लिखते थे। हिरोशिमा पर बम कब फेंका गया था? तो 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फिर आपके जो लैंग्वेज की जो ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको भी हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो ग्रामर में आपका एक प्रश्न आया, ये आपको याद करना है कि दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आपके बहुब्रीहि समास है। सारे याद नहीं करने, जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको याद कर लेना। अधिक बोलने वालों को क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? एक प्रकार की लोकोक्ति है। समास के कितने भेद? समास के 6 भेद है। फिर आपके मुहावरे हैं 9 2 11 होना, भाग जाना। प्रयोग क्या वाक्य में प्रयोग? बिल्ली को देखते ही चूहे 9 2 11 हो गए थे। आँख का तारा बहुत प्यारा,
2022 में आया था। सोहन अपनी आँख का तारा है, इनकी सबकी आंखों का तारा है, बहुत ही प्यारा है। प्रतिदिन में आपको समास विग्रह करके बताना है कि दिन दिन, दिन प्रतिदिन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। राजपुत्र में समास विग्रह करना है तो राजा का पुत्र, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। संधि और समास में क्या अंतर है? तो भाई संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय का विद्यालय। जबकि दो शब्दों के मेल को से बने नए शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। विद्या का आलय क्या कहा जाएगा? विद्यालय कहा जाएगा, मतलब घर कहा जाएगा। फिर आपके जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया के विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये क्रिया के विशेषण है, ये इनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है वह धीरे धीरे चलने लगा, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। संधि के कितने भेद है? तो संधि के 3 भेद है। संधि के कितने भेद है? संधि के 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आपका जो स्वर संधि उसके आपके 6 भेद है। दीर्घ, गुण, वर्धी, यण, आयादी। सॉरी 5 भेद है, 6 नहीं 5 भेद। नेक्स्ट है फिर आपके अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार, मतलब वस्तु की पूर्ति कम है और मांग ज़्यादा है, ये लोकोक्ति। फिर आपके इम्पोर्टेंट है कि खून पसीना एक करना, अधिक मेहनत करना। 10वीं कक्षा के जो सभी विद्यार्थी हैं वो प्रथम श्रेणी से पास होने के लिए भी खून पसीना एक कर रहे हैं। आप वाक्य में प्रयोग करके लिख सकते हैं, या किसी विद्यार्थी का नाम लिख के आप बता सकते हैं कि वह विद्यार्थी 10वीं क्लास में जो फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं। दाल न गलना, वस न चलना। पंचवटी में कैसा समास है? तो पंचवटी में आपके द्विगु समास है। जहाँ पर पहला वाक्य संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। 5 वटों का समूह पंचवटी कहलाता है। नीलांबर में कैसा समास है? तो भाई नीलांबर में आपके जो कर्मधारय समास है। ठीक है, नीला है अंबर, जो नीला है जो वस्त्र, उसको नीलांबर कहा जाता है। फिर आपके प्रश्न पूछे कि ये रामचरितमानस में कितने छंद हैं? तो आपके रामचरितमानस का जो छंद है वो चौपाई है। क्या है? चौपाई। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। संधि की परिभाषा आपकी दे रखी है, तो संधि की परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं। संधि दो शब्दों का मेल या योग होता है। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर जब विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उसको संधि कहते हैं। और मिले वर्णों का मूल रूप में अलग अलग करना उनको संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि, तो स्वर संधि में फिर अलग अलग इसके प्रकार है। जब 2 स्वर मिलकर विकार या परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। जैसे शिवालय, शिव प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि है। कपीश, कपि प्लस ईश, ये दीर्घ स्वर संधि है। बानुदय, बानु प्लस उदय दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी दीर्घ स्वर संधि है। महर्षि, महा प्लस ऋषि, ये गुण संधि है। रमेश, रमा प्लस ईश, रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमा प्लस ईश होगा, रमा प्लस ईश, तो ये रमेश का संधि विच्छेद गुण संधि का ही उदाहरण है ये। महेंद्र, गुण संधि है, महा प्लस इंद्र। और सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, ये गुण संधि है। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, गुण संधि है। जितेंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय, गुण संधि है। सदैव, सदा प्लस एव, ये गुण संधि है। महोषधि, महा प्लस औषधि, वर्धी संधि है। 2 मात्रा आ जाएगी तो आपके ये सदैव वाला भी गलत है, ये सदा प्लस एव ये आपके ये गुण संधि नहीं, यहाँ पे वृद्धि संधि है। क्या है? यहाँ पे वृद्धि संधि है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक है ना, ये आपकी यण संधि है। अत्याचार, अति प्लस आचार, यण संधि है। इति प्लस आदि, इत्यादि, यण संधि है। इसके अलावा स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत, यण संधि है। स्वच्छ, सु प्लस अच, यण संधि है। नयन, आपके ने प्लस अन, ये आपकी अयादि संधि है। और नायक, नई प्लस अक, अयादि संधि है। नाविक, नौ प्लस इक, ये अयादि संधि है। बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की। जैसे जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस ईश है। दिगंबर का दिक प्लस अंबर है। वागीश का वाग प्लस ईश है। सज्जन का सत प्लस जन है। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे बताई जाए। फिर बात कर लेते हैं विसर्ग संधि की। जैसे निष्पाप है, निरोग है, तो निह प्लस पाप, मनोयोग, मना प्लस योग, निस्सार, निह प्लस सार, और निरक्षर और निह प्लस अक्षर, निरोग, निह प्लस रोग, निरोग क्या हो जाएगा? निह प्लस रोग हो जाएगा, निह प्लस रोग, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है।
समास की बात करें तो समास का मतलब होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसको समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास जो होता है इसमें एक प्रकार है द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इनके बीच में और अथवा या शब्द का लोप होता है। जैसे गलत सलत, गलत और सलत द्वंद्व समास है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रानी, राजा और रानी, रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इनके बीच में क्या आ रहा है, सभी के बीच में और आ रहा है और इसमें योजक चिन्ह लग रहा है, ये वाला, ये जो निशान है आपके द्वंद्व का उदाहरण है। द्वंद्व और द्विगु, द्विगु और द्वंद्व में आपके कंफ्यूज नहीं रहना है। द्विगु में आपके द्वि का मतलब क्या है, दो, और दो क्या है, एक प्रकार का संख्यावाची शब्द है। तो पहला पद आपकी संख्या होगा, जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह। द्विगु सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। सभी में देखो पहला पहला अक्षर आपके संख्या है। 3 सप्त 7 9 9 पंच 5 4 पंच 5 और सप्त 7। तो पहला पद अगर आपकी संख्या बची है तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु, क्योंकि द्विगु का भी पहला अक्षर द्वि है। द्वि का मतलब 2 होता है। फिर आता है आपके कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद आपके विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महामानव, उस मानव की विशेषता है वो महान है, तो महान है जो मानव, कर्मधारय। सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसके। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र। घनश्याम, घन के समान श्याम। नीलांबर, नीला है जो अंबर। तो इसमें पहला शब्द में आपकी विशेषता है, विशेषण है, दूसरा शब्द आपके विशेष्य हैं। ये कर्मधारय समास है। बहुब्रीहि समास, इसमें पहले पद और दूसरे पद के अतिरिक्त कोई तीसरा पद प्रदान होता है, वो तीसरा अर्थ निकलता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, अब दशानन का नाम लेते ही आपके दिमाग में रावण की फोटो आ गई होगी, है ना। तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, ये बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज, 4 भुजा वाले भगवान विष्णु है ना, 4 भुजा वाले भगवान विष्णु। चक्रपाणी, जिनके हाथ में है चक्र, चक्र है पानी में जिसके, पानी का मतलब पानी नहीं है, पानी का मतलब हाथ है। वीणा पाणी, माता सरस्वती, वीणा है हाथ में जिनके, सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिनके अर्थात विष्णु, विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है। और फिर आप क्या आते हैं, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी का जो पेट है वो बड़ा है, उदर आपने देखा होगा, इनको लंबोदर कहा जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, अर्थात शिवजी, शिव जी का गला जो नीला है, यानी कि वो जहर पीने के कारण वो नीला है। गजानन, गज के समान मुख है जिसका अर्थात भगवान गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज। चतुरानंद, 4 है आनंद अर्थात 4 मुख किसके, ब्रह्मा जी के 4 मुँह है। अव्ययभाव समास की बात करें तो पहला पद अवयव होता है। अवयव क्या होता है, जो जैसे लिंग वचन काल पुरुष के अनुसार नहीं बदलता, उसको अवयव कहते हैं। अवयव को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है, याद कर लेना, अवयव को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। और यथोचित, जो उचित हो। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, आजीवन, यथा योग्य, आजन्म, यथा समय, ये सभी आपके किसके उदाहरण हैं, अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है और पूर्व पद में जो विभक्ति का लोप करके दोनों पदों को मिला लिया जाता है, तो आपके तत्पुरुष समास होता है। आत्मविवश, आत्मा का विवश। पद दलित, पद से दलित। राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। शरणागत, शरण को आया हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा। रसोईघर, रसोई के लिए घर। पथभ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, ये सभी आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। फिर आपकी संधि और समास में क्या अंतर है, तो संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार का होता है। संधि का अर्थ योग और मेल है, समास का अर्थ संक्षेप है। संधि में 2 वर्ण मिलते हैं और समास में 2 शब्द या 2 पद मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा जो किताब है वो रिवाइज कर ली होगी, और जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा बहुत ही भाग्यशाली विद्यार्थी मानता हूँ और बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है वो। मुझे पता है कि इस वीडियो को यहाँ तक केवल, मान लो शुरू में मैं आपको रोजाना उदाहरण देता हूँ कि 100 विद्यार्थी देख रहे होंगे, तो अभी केवल 4 या 5 विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप ये 4 और 5 विद्यार्थियों में से विद्यार्थी हैं तो मुझे अपना नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसे एक प्रश्न आपके कि आधुनिक कबीर किसको कहा जाता है, एक तो कमेंट करके ये बताना है आधुनिक कबीर किसको कहते हैं, ठीक है, एक ये बताना है। एक आपको बताना है कि मेहनत कश बादशाहों का शहर किसको कहा जाता है, ठीक है। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और ये किताब की जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी, अपने ऐप के ऊपर मिलेगी। 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, आपको बाकी विषय की भी उसमें सारी PDF मिल जाएगी। तो ये PDF आपके काफ़ी हेल्प करेगी आपकी परीक्षा के लिए, ज़रूर पढ़ लेना इन सभी PDF को, अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। कितना समय लगा मेरे को ये वीडियो बनाने में, 1 घंटा और 20 मिनट लग रहा है। आप भी इसको जो आराम से जो मैंने आपको पढ़ाया उसको PDF में वापस रिवाइज कर लेना,
आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मात्र जो 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपकी जो पूरी किताबों का रिवीजन कर रहे हैं, इससे और बेहतर क्या होगा। तो पूरी किताबें पढ़ने से अच्छा है आप इनको रिवाइज कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में। और आप टेस्ट जरूर देना, 50 प्रश्नों का टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।